नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। युवाओं की आवाज युवाओं की ताकत होती है। यूथ माइंड एंड यूथ पावर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेवलप्ड कंट्री। आज हम जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा चुनाव के सिर्फ 25 साल की उम्र में एक मजबूत चेहरा और मेरे बहुत अच्छे मित्र सागर तिवारी जी। नमस्कार सागर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप युवाओं की ताकत हैं, आप युवाओं की आवाज हैं। आज के युवा आपसे कुछ सवाल जानना चाहती है, बिल्कुल। कुछ प्रश्न पूछना चाहती है। आप युवा विचारधारा को कैसे पेश करते हैं और आपको क्या लगता है आज की डेट में युवा राजनीति में कहां है? देखिए यश जी, अगर बात की जाए युवा विचारधारा की तो आज भारत में दो प्रकार की विचारधाराएं चल रही हैं। एक विचारधारा है जो देश में मशहूर है, वो है कन्हैया कुमार का विचारधारा, जो देश विरोधी विचारधारा है। लेकिन आज जो है ना, युवाओं के बीच ये सबसे आसान मामला हो गया है कि देश विरोधी गतिविधियां करें और मीडिया और उसे आमजन पॉपुलर कर देती है। इनके लिए आसान रास्ता हो गया है। लेकिन मैं इस रास्ते के विपरीत हूं बिल्कुल। मेरा विचारधारा है राष्ट्र विकास का, मेरा विचारधारा है राष्ट्र को लेकर चलने का, मेरा विचारधारा है विश्व मंच पर अपने देश का स्थान बनाने का। और मुझे लगता है कि यह जो काम है ये युवा से बेहतर कोई नहीं कर सकता। और रही बात भारत की राजनीति में कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस राजनीति में युवाओं की अगर जगह बात की जाए तो मुझे लगता है कि 4 या 5 साल पहले सर्वे के अनुसार भारत की राजनीति में केवल 1% युवा राजनीति में सक्रिय हैं जी। लेकिन इसका कारण है क्योंकि युवा राजनीति में आना चाहते हैं लेकिन उन्हें सही स्थान नहीं मिल पाता है, जिसके कारण कि आज हमारी राजनीति जो है जो युवाओं से काफी दूर है। आज भी युवाओं के बीच में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। आप क्या राय देते हैं? देखिए, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व भर में, ठीक है। लेकिन विश्व भर का जो उद्योग जगत है उसमें और भारत के उद्योग जगत में जमीन आसमान का फर्क है। हम आज अगर भारत की बात करें तो आज भारत के पूरे व्यापार में चाइना का एक बहुत बड़ा पकड़ आ चुका है। हम अपने भारत के सामान के लिए हर बार हमें यह करना पड़ता है, सड़क पर उतरना पड़ता है कि स्वदेशी अपना। आप दिवाली के समय देखते ही होंगे कि चाइना के सामानों का, चाइना के लाइटों का बहिष्कार किस तरीके से किया जाता है। तो ऐसे समय में जब आप बहिष्कार के लिए सड़क पर उतरते हैं तो मुझे लगता है कि भारत के लोगों को और भारत की सरकार को वैसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए और वो जो लाइट जो चाइना में बन रहा वो लाइट भारत में बनना चाहिए, ताकि उतने कम दाम में वो लाइट जब भारत में बनने लगेगा तो ऑटोमेटिक सी बात है कि अगर वो जमशेदपुर में या दिल्ली में या पुणे में या महाराष्ट्र में बनता है तो वहां के जो आम विद्यार्थी हैं, आम युवा हैं, उनको नौकरी मिलेगा, ना कि चाइना के लोग को नौकरी मिलेगा। तो आज हम वो काम कर रहे हैं कि जरूरत हमारा पूरा हो रहा है लेकिन नौकरी चाइना के बच्चों को मिल रहा है। जिस दिन ये काम भारत में चालू हो जाएगा उस दिन हमें अपने सामान की पूर्ति भी मिल जाएगी, अपने देश के मूल्य पर मिलेगी और साथ ही हमारे बच्चों को और हमारे बीच के युवाओं को नौकरी भी मिलेगा। तो इसके लिए सरकार को आगे आने की जरूरत है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है इसके लिए। आप अपने राजनीतिक करियर में युवाओं के लिए कौन कौन से मुद्दे रखे और अभी तक कितना काम कर चुके हैं? देखिए, मेरा राजनीतिक जीवन जो है राजनीति काफी लंबा नहीं है, करीब 6 साल पूरा हो चुका है। 18.5 वर्ष की उम्र से मैं राजनीति कर रहा हूँ और 25 साल अभी हुआ है। इन राजनीति सफर में जो चीजों को मैंने देखा है, जो चीजों को मैंने जाना है, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरी है, उनमें से मैंने केवल 5 मुद्दा ही उठाया था। उन 5 मुद्दों में सबसे पहला मुद्दा है कि आज 65% युवा आबादी है भारत में। जो भी आंकड़ा है उसमें 65% जो है वो युवा आबादी है। वैसे में भारत की राजनीति में केवल 1% युवा काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि अगर युवा आगे आएंगे तो बेहतर काम होगा, क्योंकि युवा के भीतर जितनी तेजी होती है, जितनी फुर्ती होती है, वो किसी के भीतर नहीं होता है। तो मैंने एक मुद्दा उठाया था चुनाव से पहले कि भारत की राजनीति में 25% जो सीट है वो लोकसभा हो और विधानसभा हो वो युवाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। मेरा पहला मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा यह था कि आप देखते होंगे कि जो यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट होता है उसमें जो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, वो बहुत बड़ा एग्जाम कॉम्पिटिटिव पास करके जाते हैं। लेकिन उनको क्या होता है कि वो जब 60 साल के हो जाते हैं तो हमारी सरकार और हमारा संविधान कहता है कि इसके बाद वो योग्य नहीं है उस पद के लिए। जी। तो जो व्यक्ति इतना पढ़कर, इतना समझदारी के साथ इतना अपना जीवन पार करता है, जब वो 60 वर्ष के बाद उसका ये नहीं होता, सक्षम नहीं होता उस पद पर बैठने के लिए, तो भारत की राजनीति में ऐसा क्या है
कि 60 साल के बाद ही लोग विधायक और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं। तो दूसरा चीज है, राजनीति में रिटायरमेंट तय होना चाहिए। सबसे बड़ा मामला जो है मेरा, राजनीति में रिटायरमेंट तय होना चाहिए। तीसरा जो मुद्दा मैं लेकर आया था वो था शिक्षा। आज भारत में आप देखते होंगे एक फॉर्म होता है क्लर्क का, 3 लाख बच्चे फॉर्म भर देते हैं। आपको पता है वो फॉर्म भरने के लिए क्लर्क के लिए, एक प्यून के लिए मैट्रिक और ग्रेजुएशन दिया गया है। तो जिस भारत में आपको चाय पिलाने के लिए ग्रेजुएशन पास होना होगा, उस भारत में मुख्यमंत्री आप 8वीं पास बन सकते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है कि भैया एक शिक्षा भी जरूरी है, एक तय हो कि यह शिक्षा के बिना आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। चौथा जो मामला लेकर मैं आया था वो मामला था कि आज आप जब जाते हैं किसी भी मंच पर, तो पहली बात आप जब देखेंगे कि मंच इस पर जो जनता बैठी होती है वहां तो हर वर्ग के लोग होते हैं, लेकिन मंच पर जो लोग होते हैं वहां पर जब आप देखिएगा तो वो राजनीति में दबदबा जमाने वाले लोग ही होते हैं। वहां पर अगर आपको कोई युवा नहीं दिखेगा, और अगर युवा दिखता है तो योग्य नहीं होता, वो सहयोग से होता है। उसके पिता होते हैं नेता, या तो वो बहुत पैसे वाला होता है, या तो वो फंडिंग करता है। तो ये कारण के चलते मतलब सोचने वाली बात है कि वहां जहां योग्य को बैठना चाहिए वहां सहयोग से लोग बैठते हैं। तो मेरा यही है कि परिवारवाद राजनीति में खत्म हो। सबसे बड़ा ये है कि परिवारवाद भी खत्म हो। और इन मुद्दों के साथ मैं जमशेदपुर में उतरा, और इसके चलते मैंने भारत के 35 नेताओं के फोटो को, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, जिसमें एक और मामला भी मैंने जोड़ा था कि जो उनके ऊपर अपराध है, संगीन अपराध, बलात्कार हो गया, आय से अधिक संपत्ति का मामला हो गया, वैसे लोगों को भी राजनीति में टिकट नहीं मिलना चाहिए। ये पांचों मामला को उठा के मैंने 35 नेताओं के तस्वीरों पर 200 जूतों को माला पहना दिया था। मैंने विरोध जताया था कि जब विरोध हो तो अच्छे से होनी चाहिए, और इसको लेकर आगे भी एक कड़ा विरोध होने का कार्यक्रम रखा गया है, जो मुझे लगता है कि बहुत जल्द होगा, और मुझे लगता है कि यह भी जो है वो राष्ट्रीय स्तर का योजना होगा। सागर जी, आप युवा की आवाज हैं। राजनीतिक करियर में आपके प्रशंसक भी होते हैं और आलोचनकर्ता भी होते हैं, तो आप इसको कैसे बैलेंस करते हैं? देखिए, राजनीतिक ऐसा क्षेत्र है जहां पे प्रशंसक भी होना चाहिए और आलोचक भी होना चाहिए। प्रशंसक को तो मैं वो मानता हूं जो मेरे आज तक को जानते हैं, जो मेरे आज तक के काम को देखे मेरी प्रशंसा करते हैं, और आलोचक को मैं वो मानता हूं जो आने वाला भविष्य मेरा देखते हैं, जिनके लगता है कि आने वाले कुछ सालों में इनके अंदर में ये परिवर्तन होना चाहिए था जो अब तक नहीं है। तो आलोचक के रूप में मुझे बताते हैं कि आपको क्या क्या परिवर्तन करना चाहिए। और रही बात, कई ऐसे सोशल मीडिया हो गए जो लोग उस पर कुछ लिखते भी हैं, तो जो लोग मेरे आलोचक होते हैं, जो प्रशंसक होते हैं, तो वो तो प्रशंसक हैं, वो मुझसे संतुष्ट हैं। जो आलोचक होते हैं, मैं सदैव कोशिश करता हूं कि उनसे सवाल करूं। मैं अपने आलोचकों को जवाब पूछता हूं कि अगर आप मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं तो आखिर ऐसा क्या परिवर्तन मैं करूं जो आपको अच्छा लगे, जो आपके नजर में अच्छा हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से 2 साल 3 साल पहले जो मेरे आलोचक थे, तो आज मेरे प्रशंसक बन चुके हैं। तो मैं हमेशा यह कोशिश करता हूं, यह परिवर्तन करने की कोशिश करता हूं कि आज मेरे आलोचक होते हैं वो कल मेरे प्रशंसक बन जाए। और ये मेरा मतलब दिल से यह काम होता है, इस पर मैं विशेष ध्यान देता हूं कि अपने आलोचकों को प्रशंसकों में बदला जाए। आप उस समय के झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के विपक्ष खड़े थे, फिर आपने अपना समर्थन सरजू राय जी को क्यों दिया? देखिए, जिस वक्त चुनाव का यह बात था, मुझे लगता है कि ये 17 सितंबर को मैं 2 महीने रांची प्रवास करके जमशेदपुर लौटा था। और जमशेदपुर लौटने पर बार बार जब जमशेदपुर का सर्वे हो रहा था, बार बार यही आ रहा था कि जब चुनाव का सर्वे चल रहा था तो रघुवर दास जी जीतेंगे नहीं जीतेंगे, जीतेंगे नहीं जीतेंगे, ये चल रहा था। बार बार ये आ रहा था कि रघुवर दास जी भी हार रहे, विपक्ष का जो चेहरा है जिनको हम बार बार चुनाव में देख रहे थे वो भी नहीं आ रहे थे। हमेशा ये तीसरे चेहरे का विकल्प वहां बन रहा था कि लोग कहीं तीसरे चेहरे पे इस बार मत देने वाले हैं। ऐसे में जमशेदपुर लौटने के बाद कोई भी वैसा प्रत्याशी जमशेदपुर वासियों को नहीं दिख रहा था जो उनके खिलाफ चुनाव में खड़ा हो सके। हमेशा से वही पुराने चेहरे उनको दिख रहे थे जिनके खिलाफ, और जिनको लोग पसंद नहीं करते हैं। करते तो जीत गए होते, ठीक है, पसंद नहीं करते। तो वैसे में मैंने चुनाव की कोई तैयारी नहीं की थी, और ना मेरे पास कोई वैसा बहुत बड़ा सहयोग था, ना मेरे पास मैं बहुत बड़ा कोई नेता हूं या मेरे पास बहुत आर्थिक सहयोग, ऐसा किसी प्रकार से सहयोग नहीं था। जमशेदपुर के मुझे लगता है कि करीब 200-250 की संख्या में युवा होंगे जो मेरे घर तक आ गए थे। मुझे बैठकों में बोला गया कि आप चुनाव लड़िए, मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे पास उतना सक्षम नहीं था।
तो 200-250 की संख्या में लोग मेरे घर का घेराव करके मुझे चुनाव लड़ने के लिए जोर देने लगे। जिसके बाद मुझे लगा कि अगर जमशेदपुर के इतने युवाओं को उम्मीद मुझसे है तो कम से कम मैं जमशेदपुर के लिए नहीं, कम से कम इन युवाओं के लिए तो खड़ा हो सकता हूं। और उनके दबाव से मैं चुनाव में खड़ा हुआ। जब चुनाव में खड़ा हो गया, नॉमिनेशन भी बहुत अच्छे तरीके से भरा गया, अच्छी खासी संख्या थी, जमशेदपुर के युवाओं ने सहयोग किया। और मैं कहता हूं कि मुझे किसी प्रकार का उन्हें सहयोग नहीं करना पड़ा। वो लोग सब अपने से करें, अपने से लोगों को जुटाया, अपने से युवा पहुंचे, संदेश देख देख कर सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचे। और लेकिन जब नॉमिनेशन करने के बाद दूसरे दिन यह पता चलता है कि जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा में पश्चिम विधानसभा के विधायक और झारखंड राज्य के मंत्री श्री सरयू राय जी उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। जब वो चुनाव लड़ने आए तो ये कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला था चुनाव का, ये दो लोगों के बीच हो गया था। तीसरा विकल्प ही यहाँ पर नहीं बन रहा था। ऐसे में मैं जमशेदपुर में आया था, वो एक व्यक्ति के खिलाफ हम चुनाव लड़ने आए थे, क्योंकि 25 वर्ष का एक युवा 25 वर्ष के विधायक के खिलाफ चुनाव लड़ रहा था, क्योंकि 25 वर्ष से बंद पड़ी केबल कर्मचारी का मैं बेटा था। तो मेरे साथ समस्या थी, युवाओं के साथ समस्या थी। तो वैसे में सब कोई लगे, सहयोग किए। लेकिन जब सरयू राय जी आए तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे खुद के लिए नहीं, मुझे शहर के लिए लड़ना था। और जब शहर के लिए लड़ना है तो उसके लिए सरयू राय जी एक साफ ईमानदार चेहरा थे। तो मैंने उन्हें सहयोग वहां पर कर दिया, जिसमें मैं नहीं तय किया था, बाकी जो युवा थे वो सब मिलकर तय किए थे। उन्होंने खड़ा किया, उन्होंने मुझे बोला समर्थन देने, मैंने समर्थन दे दिया। इसमें मेरा कोई राय नहीं था, मेरा कोई साथ नहीं था। हम हमेशा से सुनते आए हैं, बड़े नेता कहते हैं कि युवाओं के पास तजुर्बा नहीं, इसीलिए उनको कोई पद पे बैठने का मौका नहीं मिलता। इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं ना कि सुनते हैं, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मेरे जीवन से गुजरा है तो मैं बेहतर जानता हूं। लेकिन मैं इस पर भी एक बात बोलना चाहूंगा, और मैं केवल युवाओं से पूछना चाहूंगा, मतलब जो बुजुर्ग है उनसे भी ये सवाल करना चाहूंगा कि पूरे जीवन में जब भगवान हमें जिंदगी देता है तो सबसे कठिन काम क्या होता है? क्या होता है? जान देना। जी। क्योंकि इंसान हर जगह कर दिखाता है, जब वो बात हो जाए मृत्यु की तो तुरंत किसी के भी पैर पर गिर जाता है, मेरी जान को बख्श दो। तो जान देना सबसे कठिन काम होता है। और युवाओं की अगर तजुर्बा का बात किया जाए तो मैं बात करता हूं कि इस देश में पाकिस्तान की तरफ अपनी छाती करके गोली का इंतजार करने वाला कोई नहीं होता, वो युवा होता है। क्या उसके पास तजुर्बा होता है? जो लोग ये बात बोलते हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या उनके पास तजुर्बा होता है सीने में गोली खाने का? नहीं होता है। लेकिन फिर भी वो अपने देश के लिए पाकिस्तान के तरफ, चाइना के तरफ अपनी छाती जो है चौड़ा करके गोली का इंतजार करते हैं। ये युवा है। लेकिन सरहद पर 18 से 28 साल में गोली खाना हो तो युवाओं को भेजते हैं। मैं कितने प्रतिशत नेताओं से ये सवाल पूछूंगा, करना चाहता हूं कि कितनों का नेता के बेटा सैनिक में है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। पिता मुख्यमंत्री, बेटा मुख्यमंत्री, पोता मुख्यमंत्री है इस देश में, लेकिन सेना में नहीं है। और आप बात करते हैं तजुर्बा का, तो जब जान देने का तजुर्बा हो सकता है, अपने सीने में गोली लेने की तजुर्बा युवा के भीतर हो सकता है, तो जो युवा देश को सुरक्षित कर सकता है बाहर खड़ा होकर, वो देश के भीतर खड़ा होकर भी देश को सुरक्षित करने का काम कर सकता है। और जो लोग इस तरीके का बात करते हैं तो मैं उनके लिए कड़े शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर कन्हैया कुमार भी युवा है लेकिन वो देश के खिलाफ बोलता है तो वो देशद्रोही है। तो याद रखिए कि ये जो युवा वर्ग है यही देश को बदल सकता है। और अगर इस युवा वर्ग को दाबने का कोशिश वो लोग करते हैं, मतलब अपने भारत को दाबने का कोशिश करते हैं, और अगर अपने भारत को दाबने का कोशिश करते हैं तो वो भी देशद्रोही हैं। उनके ऊपर भी देशद्रोही जैसा ही मुकदमा करना चाहिए। युवा हर मामले में सक्षम है, उन्हें मौका देने की आवश्यकता है। और भारत की राजनीति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि युवाओं को यहाँ मौका नहीं मिलता। और जिस दिन इस देश में युवाओं को मौका मिलने लगेगा, जिस दिन शिक्षा मंत्री शिक्षित हो जाएगा, जिस दिन खेल मंत्री खेल के मैदान से उठकर जाएगा, जिस दिन रोजगार पाने का जो मामला, बेरोजगारी का मामला होगा, वो कोई बेरोजगार व्यक्ति उस जगह मंत्री पद पे जाकर बैठेगा तो बेरोजगारी को अच्छे से समझेगा। फॉर्च्यूनर में और लैम्बोर्गिनी में घूमने वाला व्यक्ति पैदल चलने वाले की बातों को कभी समझ नहीं सकता। वो भी बेरोजगार को दूर करते हैं, वो भी रोजगार देते हैं, लेकिन फॉर्च्यूनर चलने वाला व्यक्ति रोजगार फॉर्च्यूनर चलने वाले को देता है, उनको ठेके देता है, उनको काम देता है, वो कभी आम जनता को काम नहीं देता है। इसीलिए जब भी मैं लोगों से, मैं जनता से निवेदन करता हूं, आप किसी को भी चुने, उसको चुने जो आपके बीच का, जो फॉर्च्यूनर पे घूमे उसको मत चुनिए। इतने बड़े संकट से देश गुजरा, कोरोना जैसा संकट गुजरा। कोरोना में
जो लोग भूखे थे, जो भूखा होगा वो भूखों का दर्द को जानेगा कि पेट कितना जलता है, पेट कितना दर्द देता है, तब वो समझेगा। फॉर्च्यूनर में बैठकर दिन भर वातानुकूलित कमरे में बैठकर बढ़िया बढ़िया रेसिपी बनाकर खाने वाला व्यक्ति कभी भी भूखों का दर्द नहीं समझ सकता। और आज हमारा भारत यही हो गया है कि हमारे भारत को वो लोग चला रहे हैं जो भारत को जानते ही नहीं है, भारत की गरीबी को नहीं जानते, भारत की बेरोजगारी को नहीं जानते हैं, और वो लोग बड़े पद पर बैठते हैं और पैदल चलने वाले लोगों को समझते नहीं है। चुनाव से पहले वो हमें सर बोलते हैं और चुनाव के बाद हम उन्हें सर बोलते हैं। आज ये प्रवृत्ति भारत में आ गई है। जिस दिन ये दूर हो जाएगा ना, चुनाव से पहले भी वही सर बोले और चुनाव के बाद भी वही जनता को सर बोले, उस दिन भारत देश एक अलग रास्ते पे चल जाएगा, उस दिन भारत का विकास हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जनता को चुनाव के दौरान पैसा नहीं देखना है कि उसके पास फॉर्च्यूनर है तो वो चुनाव लड़ सकता है। मेरे साथ का यह बीता हुआ मामला है। बड़ी गाड़ी ले लीजिए तब चुनाव में अच्छा ये होगा, मतलब बड़ा मेरा बड़ा गाड़ी लेने से जनता का कैसा भला हो सकता है? मुझे तो लगता है कि मुझे जनता के बीच में रहने से जनता का भला होना चाहिए। तो लोगों की ये मानसिकता हुई कि उनके पास फॉर्च्यूनर है, बहुत बड़ी संपत्ति है, तो चुनाव में वही चुनाव लड़ सकते हैं, जो आम है वो नहीं लड़ सकता। तो भाई जब आप चुनाव में आप उम्मीद करते हैं कि उनके पैसों का, तो चुनाव के बाद तो फिर उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो मैं जनता से बार बार निवेदन आग्रह करता हूं कि अपने बीच के लोगों को चुनाव में सहयोग करें, एक अच्छा चेहरा खुद बनाएं। आप तय मत कीजिए कि पार्टी चेहरा देगा, आप चेहरा दीजिए, क्योंकि आप अपने शहर का आदमी को जानते हैं। अब जमशेदपुर का चुनाव कौन लड़ेगा ये दिल्ली का नेता तय करेगा, तो ये जरूरी नहीं है। वो जमशेदपुर को नहीं जानता है। जमशेदपुर का नेता वो बनेगा जो जमशेदपुर की जनता जिन्हें जानती है, और यह जिस दिन हो गया उस दिन पूरे भारत का विकास होगा। यह मेरा वादा है। अंत में आप क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को? सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि मेरी एक लिखी हुई लाइन है, सपनों से समझौता मत कर, जो तेरे ख्वाबों में है उसे पूरा कर। सपनों से समझौता मत कर, जो तेरे ख्वाबों में है उसे पूरा कर। जिंदगी मिलेगी नहीं दोबारा, अंतिम मौका है खुद को आजमा लिया कर। अंतिम मौका है खुद को आजमा लिया कर। ये लाइन मैंने इसलिए बोल रहा हूं कि युवाओं के पास, मुझे लगता है कि एक युवा उम्र होता है, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलता है परिवर्तन करने का। तो उस समय के लिए मैं बात करना चाहता हूं कि सभी युवा जो हैं उनके पास अंतिम मौका है, वो उस समय को प्रयोग करें और अपने आप को साबित करने का कोशिश करें। जिस दिन वो साबित कर जाएंगे उसे फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी बात, मैं युवाओं को यह संदेश देना चाहता हूं कि आज युवाओं के पास इतना सक्षम है कि वो सरकार गिरा सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। ऐसे प्रवृत्ति में आपको किसी के पीछे घूमने की आवश्यकता नहीं है। युवा अपना एक एजेंडा तय करे, एक रास्ता बनाए। एक रास्ते में युवा पूरे समूह के साथ, युवा विचार के साथ, जो अपनी विचारधारा से जुड़े हुए युवा हैं, वो सब एकजुट हो और उस रास्ते पे चले। और मुझे लगता है कि जब ऐसा होने लगेगा भारत में, युवा अपना रास्ता खुद तय करने लगेंगे, तो बड़े नेताओं के भीतर यह भय हो जाएगा कि अगर वो युवाओं को अपने साथ लेकर नहीं चलते हैं तो हम उनकी पार्टी सत्ता पर नहीं आएगी। और नहीं आने का ये जो डर होगा वो क्या होगा कि युवाओं को 25% कम से कम आरक्षित सीट विधानसभा और लोकसभा चुनाव में लड़ने को मिलेगा। जो मेरा मांग है, जो मेरा एजेंडा है भारत की राजनीति में, वो पूरा हो सकेगा। और ये मेरा ही नहीं, मुझे लगता है हर दल के युवाओं का होना चाहिए कि सबको अपने दल से ऊपर उठकर युवा होना चाहिए। एक युवा एक धागे में जिस दिन पिरो देंगे हम लोग, उस दिन पूरे भारत का परिवर्तन हम करके रख देंगे और भारत विश्व पटल पर सबसे आगे होगा। ये मेरा दावा है, मैं इसे खुद जानता हूं अच्छे तरीके से। सागर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर यूथ कम्युनिकेशन को दिया, युवाओं की सारे सवालों का आपने जवाब दिया। चलिए, आपका भी धन्यवाद जो आपने उन युवाओं के सवालों को मुझ तक पहुंचाया है। और मुझे लगता है कि मेरे शब्दों से, मेरे जवाबों से युवाओं को प्रेरणा मिलेगा और वो जो मैं चाहता हूं उन रास्तों पे वो चलेंगे, ताकि हम अपने देश को बदल सके, अपने देश में एक अच्छा बेहतर व्यवस्था ला सके। धन्यवाद। जय हिंद।